आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स सबसे पहले ये जानिए कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड पार्ट क्या है, स्टैटिस्टिक्स। 50 मार्क्स का ये पढ़ना है माइक्रो और 50 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वैसे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? हाँ चलो ठीक है, बोलता है स्टडी। हम लोग इस माइक्रो में क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। एक इंडिविजुअल यूनिट को, जैसे एक व्यक्ति का डिमांड, राम डिमांड, श्याम का डिमांड, मोहन का डिमांड, अगर सिंगल एक इंडिविजुअल पर्सन का पढ़ना है तो माइक्रो के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन पूरे कंट्री का जब डिमांड पढ़ना हो तो माइक्रो के अंदर नहीं, मैक्रो के अंदर पढ़ेंगे। बताइए पूरे कंट्री का डिमांड, अगर प्याज का डिमांड हम लोग निकालें कि पूरे कंट्री में टोटल कितना डिमांड है, वो मैक्रो का पार्ट है, माइक्रो का नहीं। एक व्यक्ति का इनकम पढ़ना है तो माइक्रो के अंदर पढ़िए, ओवर कंट्री का इनकम ओवरऑल पढ़ना है तो मैक्रो के अंदर चला जाएगा। एक व्यक्ति का सप्लाई, एक सप्लायर का सप्लाई पढ़ना है तो माइक्रो के अंदर है, पूरे कंट्री का सप्लाई पढ़ना है तो मैक्रो के अंदर है। तो बड़े वाले पोर्शन को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग छोटे वाले पोर्शन को पढ़ रहे हैं। माइक्रो के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट का, इंडिविजुअल फर्म का। यहाँ यूनिट बोल सकते हैं, फर्म बोल सकते हैं, पर्सन बोल सकते हैं, मार्केट बोल सकते हैं, ये सब इंडिविजुअल है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इंडिविजुअल यूनिट का, इंडिविजुअल फर्म का, इंडिविजुअल पर्सन का, इंडिविजुअल मार्केट का। एक मार्केट के बारे में, अब जाओ हजारीबाग के मार्केट के बारे में स्टडी करो। यहाँ आलू का डिमांड कितना है, टमाटर का डिमांड कितना है, दाल का कितना डिमांड है। अगर सिर्फ हजारीबाग मार्केट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो भी माइक्रो के अंदर ही आएगा, लेकिन पूरे अगर कंट्री का डिमांड हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो वो मैक्रो के अंदर आएगा। यानी माइक्रो के अंदर हम डिमांड पढ़ेंगे, मैक्रो के अंदर हम लोग एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे। यहाँ डिमांड की बात करेंगे, एक पर्सन का डिमांड रहेगा, डिमांड करेंगे। आपको क्या लगता है ये सब का कोई रिलेवेंस है जो हम लोग बात कर रहे हैं? बिल्कुल है। जब आप किसी भी सेगमेंट में जाएंगे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेने के बाद आप किसी भी सेगमेंट में आगे जाएंगे, कोई भी जॉब में जाएंगे, इसका रिक्वायरमेंट तो हर जगह पड़ेगा। अब बताइए हजारीबाग में गवर्नमेंट, पूरे कंट्री में गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए कि कितना दाल का डिमांड है, और जितना दाल का डिमांड है अगर उतना इस बार प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो समझो सप्लाई कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस हाई हो जाता है। अब प्राइस हाई होगा, इतना महंगा हो जाएगा, दाल कोई खा नहीं पाएगा, तो फिर अगली बार तो सरकार में आना नहीं है। तो बचने के लिए क्या करना होगा, दाल सस्ता करना पड़ेगा, और सस्ता करने के लिए क्या करना होगा, जितना शॉर्टेज हो रहा है वो फॉरेन से ख़रीद लो और इंडिया में सप्लाई कर दो। और जब सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाएगा तो प्राइसेस नीचे चले जाएंगे अपने आप। यही मार्केट है और कुछ नहीं, और यही पढ़ना है आपको। यहाँ पे किसी चीज़ का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका डिमांड एक फैक्टर है। प्राइस बढ़ रहा है तो हो रहा है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, और जहाँ ये डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आएगा वहाँ प्राइसेस हाई होंगे, और आपको उसी को कंट्रोल करना है कि कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग स्टडी करते हैं एकक के बारे में। तो अगर एक मार्केट के, जैसे हजारीबाग के बारे में अगर देखें, सिर्फ हजारीबाग में ऐसा हो रहा है कि टमाटर का प्राइस बहुत महंगा हो रहा है, बाकी जगह ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हुआ होगा? वहाँ पे सिर्फ एक मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, हजारीबाग को स्टडी करना पड़ेगा कि हजारीबाग में वो हो ना हो, ऐसा हो रहा होगा कि डिमांड ज़्यादा है टमाटर का और सप्लाई कम हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है कि जो हजारीबाग आने का ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, रास्ता है, वो पुल टूट गया होगा, गाड़ी आ नहीं पा रही है। अब गाड़ी घूम के आ रही है, एक बार हुआ था बीच में, यहाँ टूट गया था पुल, घूम के आ रही थी गाड़ी, तो महंगा हो जा रहा है सब कुछ, क्योंकि वो ज़बरदस्त उसका भाड़ा बढ़ रहा है। दूसरा हो सकता है कि जो होलसेलर है टमाटर का, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ठीक है, अनट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो जानबूझ के उसको स्टॉक कर ले रहा है, जाने ही नहीं दे रहा मार्केट में। अब सोचिए कि यहाँ अगर 1 क्विंटल का ज़रूरत है पर डे टमाटर का, और हम सप्लायर हैं, 1 क्विंटल खरीद के लाए भी, लेकिन मन में पाप है, बोले नहीं इसको ऐसा करो 60 kg लेके जाओ, 40 kg अपने पास है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पास ख़त्म हो गया। अब सप्लायर को हम दे नहीं रहे, सेल्समैन को दे नहीं रहे, क्या करेगा जी, 1 क्विंटल चाहिए ही चाहिए। हाँ, अब हम दे रहे कितना, 60 kg, तो 40 kg का तो शॉर्टेज मार्केट में आएगा। अब बताओ शॉर्टेज मार्केट में आएगा तो कोई भी आदमी टमाटर खाएगा ही खाएगा। तो बोलता है कि रेट बढ़ भी रहा है तो कोई बात नहीं, अब जो जिसके पास नहीं है, देखा कम है और ज़्यादा लोग खरीदने वाले हैं तो रेट बढ़ाते जा रहे हैं, और धीरे धीरे उसका फ़ायदा उठाएगा। इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। तो पुलिस छापामारी शुरू कर देती, कौन है जो ब्लैक मार्केटर है, क्योंकि कहीं भी रेट नहीं बढ़ रहा और यहाँ पे बढ़ रहा है। ये सब हम माइक्रो के अंदर स्टडी करेंगे। आप बताओ, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, इकोनॉमिक्स का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। इसलिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब सब्जेक्ट में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर इसका नॉलेज नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं।
आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं। तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करेंगे इंडिविजुअल यूनिट का। वैसे आपको बता दें इकोनॉमिक्स दो तरह का होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो में हम लोग ओवरऑल का स्टडी करते हैं और माइक्रो के अंदर हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल पर्सन के बारे में स्टडी करना हो, चाहे इंडिविजुअल मार्केट के बारे में स्टडी करना हो, सब इंडिविजुअल स्टडी हम लोग किसके अंदर करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। चूँकि इकोनॉमिक्स है, हम लोग कौन सा पोर्सन पढ़ रहे हैं उसको अभी हम लोग स्टॉप किए हुए हैं, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। अब बताइए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो हाँ चलो ठीक है, जो बता रहे हो ठीक है कि जिससे पैसा, वो बिजनेस स्टडी में कुछ पढ़े होंगे कि बिजनेस स्टडी में पढ़ना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जिससे आपके पास पैसा आता है। इकोनॉमिक्स क्या बताता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? प्रोडक्शन एंड सेल, दोनों चीज़ बोल दीजिए कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ही इकोनॉमिक नहीं है, सेल भी है, कंजम्पशन भी है और एक्सचेंज भी है। तो बोलता है कि प्रोडक्शन, सेल, कंजम्पशन, एक्सचेंज, ये सारे ओवरऑल जो फंक्शन होते हैं वो किसके अंदर कवर्ड होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। तो आप बोल सकते हैं इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, कॉमा कंजम्पशन, कॉमा एक्सचेंज। एक्सचेंज के अंदर ही हम सब सेल बोलते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, सेल एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फैक्टर्स। क्या क्या है? प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट है। क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर 4 चीज़ है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। अब ध्यान दीजिए एक एक चीज़ को। प्रोडक्शन का मतलब सब समझ रहे हैं, मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट को। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, यहाँ कंज्यूम करना। इन एक्सचेंज के अंदर 2 चीज़ आता है, परचेज एंड सेल। और वैसे हम लोग 2 चीज़ का सेल करते हैं। एक्सचेंज के अंदर 2 बात कवर्ड होता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी होता है और फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी होता है। तो अभी आपको बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही 4 चीज़ लिखने वाले हैं हम लोग। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कितने तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक, सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, प्रोडक्शन। दूसरा क्या होता है, कंजम्पशन। थर्ड क्या होगा, एक्सचेंज। और फोर्थ क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। एक्सचेंज के अंदर 2 चीज़ हम लोग करेंगे, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी एंड फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी। और आपको इसमें जो पढ़ना है वो यही पढ़ना है, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी और फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी, यही दोनों आप लोगों को पढ़ना है। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन करेंगे। प्रोडक्ट का प्राइस, बताइए मार्कर बना हुआ है, इसका प्राइस डिटरमाइन करना ईजी है, जितना कॉस्ट होगा सबको ऐड कर देंगे। एग्रीगेट ऑफ ऑल कॉस्ट, ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे सेलिंग से रिलेटेड हो, बेचने में भी खर्च पड़ता है ना, ट्रांसपोर्टेशन का है, सेल्समैन का कमीशन है, वो सारा एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट का खर्च है। बोलता है कि एग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट प्राइसिंग तो समझ आ गया कि प्रोडक्ट का कीमत कैसे तय करेंगे। बट ये कोई बता सकता है, फैक्टर दैट मीन्स सर्विसेज। फैक्टर मीन्स बताओ, सर्विस कॉस्ट बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा कॉस्ट क्या होगा। इस मार्कर का कॉस्ट निकालना ईजी है, कोई भी बंदा बता देगा सर इसमें जो जो प्रोडक्ट लगा है ना उसका कॉस्ट जोड़ दो, प्लस अगर मार्केटिंग में कोई खर्च लगा है, एडवर्टीजमेंट में खर्च लगा, सब ऐड कर दो, एग्रीगेट कर दो सारे एक्सपेंसेस का। बट सर्विस का कॉस्ट कैसे निकालोगे? हमने आपको सर्विस दिया, कैसे आप कॉस्ट करोगे, कॉस्टिंग करोगे? तो बोलता है सर्विस प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो भी हम लोगों को इसके अंदर ही पढ़ना है।
कोई दिक्कत है? लेकिन अभी आप लोगों को प्रोडक्ट प्राइसिंग ही पढ़ना है 11th के अंदर। इसके बाद आप जब जाएंगे तो सर्विस प्राइसिंग, जिसमें रेंट में बताइए कोई सामान देता है, एक मालिक आपको अपना रूम दे दिया, आप 1 महीना रहे, उसको उसके बदले में पेमेंट किए, तो कैसे ये पता चलेगा कि उतने बड़े रूम का किराया इतना होना चाहिए? क्वालिटी से। तो गांव में आप छोटे, यहाँ जितना बड़ा हजारीबाग में मिलता है ना रूम, आप गांव में लेके जाओगे तो इससे सस्ता मिलेगा। तो आप, हाँ, ये सब चीज़ ध्यान देना होगा, सारे फैक्टर्स को ध्यान देंगे, उसके बाद डिटरमाइन करेंगे कि उसका क्या होना चाहिए प्राइसिंग, चाहे वो रेंट को लेके हो, चाहे, अच्छा उतना छोड़ दे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकलता होगा, ये भी सर्विस दे रहा है, वो सामान नहीं बना रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, ये जो बस वाले लोग हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हम भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बैंकिंग भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो बैंक कैसे कॉस्ट जोड़ेगा? आप देखिएगा, बैंक के साथ आप कोई भी काम करवाते हैं तो बैंक आपसे कॉस्ट लेता है। जैसे SMS चार्ज लेता है 25 रुपये का, कि हम आपको SMS भेजेंगे, उसका 25 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर आप RTGS करवाते हैं या कहीं फंड ट्रांसफ़र कराते हैं तो उसके बदले में पैसा लेता है। आप जो कोई भी काम बैंक से करवाएंगे, बैंक उसके बदले में पैसा लेगा। तो बैंक को कैसे मालूम कि मेरा कितना कॉस्ट आता है? वो सब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी के अंदर। तो अभी आप लोगों को 11th में ये नहीं पढ़ना है, 11th के अंदर सिर्फ ये पढ़ना है। इसको लिखिए, एक करके बताते हैं। प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे एक करके प्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग बना के लिखिए प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन के अंदर क्या होता होगा? प्रोडक्शन के अंदर क्या होता होगा? मैन्युफैक्चरिंग होता है। चलिए ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर एक ही काम होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बताइए, प्रोडक्ट अगर ऐसे मिलेगा ना, बिना मैन्युफैक्चर किए मिलेगा, तो आपके लिए कोई यूज़फुल नहीं है। लेकिन जब इसको मैन्युफैक्चर करके दे दिया तो आपको मज़ा आता है। तो प्रोडक्शन का मतलब ही होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्शन, आप साथ ही साथ लिखते चले जाओ। बोलता है इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is associated with adding the utility or value, the utility or value in goods and services, in goods and services। सेकेंड हम लोग लिखेंगे कंजम्पशन। इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी in which utility of goods and services is consumed for satisfying various individual and collective wants। अब एक्सचेंज क्या है, पहले सारे को लिख लेते फिर समझाते आराम से। एक्सचेंज के अंदर क्या बोलता है? इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, it is that economic activity in which goods
or a factor of production is sold and bought, and this transaction is usually made in money. और सबसे लास्ट है इन्वेस्टमेंट। बोलता है इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is associated with the production of capital goods which is used for producing goods and services in future. ध्यान दीजिए इधर सारे बच्चे, उसके बाद आराम से लिखिएगा। चार हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में चार फंक्शन करते हैं। प्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। अच्छा, सामान मैन्युफैक्चर होता है तो क्या बढ़ता होगा उसका, यूज़फुलनेस, हाँ या नहीं। कपड़ा जैसे अभी हम लोग पहन रहे हैं, अगर वैसा ना दे के जैसे रहता है वैसे ही दे दे तो क्या होगा, नॉर्मल कपड़ा दे दें जैसा रहता है पहले, उसको हम लोग तैयार करके ना हम लोग को मिल रहा है। अगर बताइए कोई कंपनी तैयार करने वाली ना हो, वैसे ही कपड़ा दे दिया जाए तो लपेटना पड़ेगा चादर की तरह। लेकिन कोई ना कोई ऐसा कंपनी है जो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन करके उसको हम लोगों के लायक बना दे रहा है, हम लोगों के लिए यूजफुल बना दे रहा है। तो प्रोडक्शन क्या करता है, यूटिलिटी क्रिएट करता है, हर प्रोडक्ट का यूज बढ़ा देता है। तो प्रोडक्शन के अंदर और कुछ नहीं करते। यहाँ लिखा है क्या है, इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ एसोसिएटेड विथ एडिंग द यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स। गुड्स में हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं। अगर कच्चा रहेगा ना तो कोई मतलब का नहीं, सस्ता बिकेगा, और थोड़ा सा उसको मैन्युफैक्चर कर देंगे तो महंगा बिकता है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर दे रहे हैं। वही चीज़ कच्चे में खरीदो सस्ता पड़ेगा, और जब वो मैन्युफैक्चर करके दे रहा है तो महंगा पड़ रहा है। तो दिक्कत है। बताइए, एक केक हम लोग खरीदते हैं, केक में जो मटेरियल यूज होता है 50% से कम होता है। एक मिठाई खरीदते हैं उसमें 50% से कम। अगर 10 रुपये का मिठाई खरीद रहे हैं तो उसमें जो मटेरियल यूज हुआ वो 50%, मतलब 5 रुपये का होगा। लेकिन 5 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा ले रहा है, किस बात का, कि वो प्रोडक्शन करके दे रहा है। अगर ऐसे दूध दे देगा, चीनी दे देगा, मज़ा नहीं आएगा खाने में। लेकिन वो मैन्युफैक्चर करके दे रहा है, प्रोडक्शन करके दे रहा है, यानी उसका क्या बढ़ा दे रहा है, यूटिलिटी और वैल्यू बढ़ा दे रहा है। तो मेरे से 5 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों में, गुड्स में नहीं, सर्विसेज में भी प्रोडक्शन होता है। अब सर्विस में प्रोडक्शन क्या होता है, सामान बनते तो देखें, सर्विस बनते कब देखें, सामान बनता है तो देखें। सब बंदा जानता है कि सामान के अंदर प्रोडक्शन होता है, सर्विसेज में प्रोडक्शन। जी, टीचर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, ये सब क्या है, सर्विस, हाँ या नहीं। अब सोचिए, एक नॉर्मल बंदा, आपके साथ पढ़ा हुआ बच्चा, 10th आपके साथ पढ़ा, 2 साल 11-12 किया और मेडिकल कॉलेज में चला गया, और 6 साल उसको प्रोसेसिंग किया गया, प्रोडक्शन ही बोलो, 6 साल उसको प्रोसेस किया गया, नॉलेज उसके अंदर डाला गया, और 6 साल बाद वो डॉक्टर बन के निकला। बताइए क्या प्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ, गुड्स का या सर्विसेज का, सर्विसेज का, कि नॉर्मल पर्सन को डॉक्टर बना दिया। तो ये प्रोडक्शन गुड्स का भी होगा, सर्विसेज का भी, दोनों चीज़ का प्रोडक्शन होता नहीं। वो बंदा जिसका कोई वैल्यू नहीं था, दिन रात कभी भी मिल जाता था किसी चौक चौराहे पर, अब उससे मिलना पड़ेगा तो 800 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। उसका क्या बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया। और कैसे बढ़ा, प्रोडक्शन के कारण। तो प्रोडक्शन से आपका क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाता है। दूसरा कंजम्पशन समझते हैं,
एक व्यक्ति अपने ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या करता है? कंजम्पशन करता है, यूटिलाइजेशन करता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंज्यूम्ड फॉर सेटिस्फाइंग वेरियस इंडिविजुअल और कलेक्टिव वांट्स। या तो एक व्यक्ति का जो वांट्स है, डिज़ायर है, उसको फुलफिल करने के लिए, या जो सारे ग्रुप का जो डिज़ायर है उसको फुलफिल करने के लिए अगर कोई कंजम्पशन का काम कर रहा है तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। और एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? सेल और परचेज। यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड एंड बाउट, बस बोलता है इट रिफर्स टू या इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच गुड्स और फैक्टर दैट मीन्स सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सोल्ड एंड बाउट। या तो हम सामान बेचेंगे खरीदेंगे, या तो सर्विसेज बेचेंगे और खरीदेंगे। ये सारा ट्रांजैक्शन किस में होगा? मनी में होगा। सारा ट्रांजैक्शन किस में होगा? मनी में। क्योंकि अगर मनी में नहीं हुआ तो फिर बार्टर सिस्टम आ जाएगा ना। इसलिए बोलता है कि आप सेल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं। किसको सेल और परचेज कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को। किस में? इन टर्म्स ऑफ मनी में। तो ये कहलाता है एक्सचेंज। और लास्ट है इन्वेस्टमेंट। आप बता सकते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होगा? जब इन्वेस्टमेंट का मतलब मशीन बनाना। अगर आप मशीनरी बना रहे हो ना और वहाँ पे पैसा लगा रखे हो तो वो इन्वेस्टमेंट है। क्या बोल रहा है देखो, इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स का मतलब यहाँ मशीनरी कर लीजिएगा, मशीनरी। अच्छा, मशीनरी किसे क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई प्लेट बनाने का मशीन बना रहे हो, तो प्लेट बनाने का अगर मशीन बना रहे हैं तो हम कैपिटल गुड्स बना रहे हैं। और उसी के थ्रू क्या करते हैं? देखो तो आगे क्या लिखा है, फॉर प्रोड्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर। यानी वो जो मशीन बनाएंगे उससे फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जो भी हम ऐसा मशीन बना रहे हैं जिससे फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज बन सकता है, वो क्या कहलाता है? कैपिटल गुड्स कहलाता है। और वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जो हमने पैसा इसमें लगा रखा है वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। आपको मालूम होना चाहिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? हाँ, ये चीज़ लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा इसको। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। बहुत बार भूल जाता है लोग। इसको लिख लिया आप लोग? लिख लीजिए। यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस। इस दुनिया में हम लोग वही देखो, आप लोग सारे बच्चे समझ लो, ठीक क्वेश्चन पूछे। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? हाँ ठीक है, हर प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने का पावर होता है, कैपेसिटी होता है। और वो अगर नीड नहीं है ना तो आप नहीं खरीदोगे। अब आपको कोई कार खरीदने बोलोगे, खरीदोगे? क्यों? प्रोडक्ट तो है, बिक तो रहा है, कोई ना कोई तो खरीद रहा है, बट आपके लिए उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। अजय गरीब आदमी को बोलेगा फॉर्च्यूनर खरीद लो, कोई मतलब है? वो सुनना भी पसंद नहीं करेगा। उसको फॉर्च्यूनर बोलोगे तुम खरीदोगे बाबू, अगर तुम फॉर्च्यूनर खरीदोगे तो तुमको 6 लाख रुपए कम कर देंगे, सुनने को तैयार नहीं है। बोला भाई निकलो, अपना साइकिल ही काफ़ी है, घर नहीं चल पा रहा है, खाना नहीं खिला पा रहे बच्चे को, तुम फॉर्च्यूनर खड़ा तो कर देंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? वो सुनने को इंटरेस्टेड नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका यूटिलिटी नहीं है। और वही बड़े आदमी के पास चले जाओ, बोलो आपको 1 रुपया डिस्काउंट नहीं देंगे, 5,000 और अधिक लगेगा, खरीद लेगा वो। 5,000 ज़्यादा अधिक खरीदेगा क्योंकि उसके लिए उसका यूटिलिटी है। तो इस प्रोडक्ट, दुनिया में प्रोडक्ट वही बिकता है, उसी का प्रोडक्शन होता है जिसका कोई यूटिलिटी होता है। जो एकदम वैल्यूलेस प्रोडक्ट है उसका कोई यूज़ नहीं होता, कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। तो प्रोडक्शन जब भी होगा तो आपका यूटिलिटी बढ़ जाएगा, यूजेज बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा उस प्रोडक्ट का। अब कच्चे में खरीदो ना किसी चीज़ को, अब गन्ना खरीदो, देखो कितना सस्ता मिलता है, उसका रस महंगा मिलेगा। गन्ना सस्ता मिलेगा, कोई रस निकाल के दे रहा है तो महंगा दे रहा है, और फिर उससे गुड़ बना के दे रहा तो और महंगा दे रहा है, और अगर चीनी दे दिया तो और महंगा दे रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे उसके अंदर काम होता चला जाता है उसका वैल्यू क्या होता है? बढ़ता जाता है। और इसी को तो प्रोडक्शन बोलते हैं, इसी को प्रोडक्शन बोलते हैं। नॉर्मल रहेगा तो और सस्ता मिलेगा, उसी को अच्छा करके दिया थोड़ा महंगा कर देगा, और अच्छा करके दिया थोड़ा और महंगा कर देगा। प्रोसेसिंग जितना ज़्यादा होगा उतना आपसे कॉस्ट एक्स्ट्रा लेते जाएगा, और उसी काम को हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। क्लियर? इसको लिख लिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।